इंडिया में आज कोरियन कंटेंट के 5 करोड़ से ज़्यादा फैंस हैं और ये नंबर हर साल करीब 35% की स्पीड से बढ़ रहा है। नेटफ्लिक्स का अपना डेटा ये बताता है कि दुनिया भर में जितना भी कोरियन कंटेंट देखा जाता है उसमें फिलीपींस, इंडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज सबसे आगे हैं। इन कंट्रीज में 80% से ज़्यादा लोगों ने के ड्रामा को अपना पसंदीदा कंटेंट बताया है। और इसका स्केल समझना हो तो सिर्फ स्क्विड गेम का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। स्क्विड गेम का सेकंड सीजन इंडिया में करीब 2 करोड़ लोगों ने देखा। किसी भी इंटरनेशनल शो के कंपैरिजन में ये नंबर बहुत ही बड़ा है। यानी कि साउथ कोरिया का ड्रामा, साउथ कोरिया का म्यूजिक और धीरे धीरे साउथ कोरिया का पूरा पॉपुलर कल्चर अब दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बेडरूम्स तक पहुंच चुका है। लेकिन अब जरा एक नंबर पे आप ध्यान दीजिए, और ये नंबर भी कोरिया का ही है, कि साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक औरत अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है, वो 2025 में था मात्र 0.8, और ये नंबर दुनिया में सबसे कम है। और सियोल में जहां कोरिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, ये नंबर और भी नीचे चला जाता है, अराउंड 0.63। इसका सिंपल मतलब समझिए कि हर 10 औरतों के बीच एवरेज सिर्फ 7-8 बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। 10 विमेन हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में उनकी जगह लेने के लिए 10 बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको सोचना होगा। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया की पॉपुलेशन जो आज करीब 5 करोड़ 20 लाख है, वो 2072 तक घटकर करीब 3 करोड़ 60 लाख पर ही रह जाएगी। अब एक बार इन दोनों पिक्चर्स को साथ में रखिए। एक तरफ वही कंट्री है जिसका ड्रामा, म्यूजिक, फैशन और कल्चर हमारे घर घर में पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ वही कंट्री अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पा रही है। तो नेचुरली सवाल उठता है कि क्या इंडिया भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहा है, और अगर जा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, इस सवाल के ब्रॉडली 3 आंसर्स हो सकते हैं, और तीनों आंसर्स को लेकर इंडिया में काफी डिस्कशन भी चलता रहता है। सबसे पहला हम देखते हैं कि क्या जवाब है। पहला है बदलता हुआ लाइफस्टाइल और ग्लोबलाइजेशन और कल्चर का इम्पैक्ट। दूसरा है बदलती हुई सोच, जहां करियर, इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल चॉइस को पहले से अलग तरीके से देखा जा रहा है। और तीसरा एक बिल्कुल अलग रीजन है जिसके बारे में कंपैरेटिवली कम बात होती है। हम इसे भी देखेंगे, और आज हम इन तीनों एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे अवेलेबल एविडेंस के साथ में, और एंड में कंक्लूजन आप खुद डिसाइड करिएगा। तो चलिए सबसे पहले इंडिया का अपना डेटा देख लेते हैं। 2024 में इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR थी 1.9। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होती है अराउंड 2.1, यानी कि इंडिया भी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। और ऑफ कोर्स हम कोरिया की सिचुएशन में अभी नहीं आए हैं। कोरिया 0.8 पर है और इंडिया 1.9 पर है, लेकिन डायरेक्शन को देखें तो पैटर्न इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब शादी के डेटा को देखते हैं। 1961 में इंडियन वुमेन की एवरेज एज एट मैरिज थी अराउंड 16.8 ईयर्स। 2010 तक ये बढ़कर हो गई 22.2, यानी कि करीब 5 डेकेड्स में एवरेज मैरिज एज 5.5 साल तक बढ़ चुकी है। और जब रिसर्चर्स ने 1992 से 2021 तक के लगभग 30 साल के डेटा को एनालाइज किया तो एक क्लियर पैटर्न सामने आया कि एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और मास मीडिया तीनों का मैरिज एज बढ़ने में सिग्निफिकेंट रोल रहा है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लड़की की एजुकेशन में हर एक एडिशनल ईयर उसकी मैरिज की एज को अराउंड 0.36 ईयर्स से इंक्रीज कर देता है। और इसी तरह डीलेड मदरहुड को आप देखेंगे तो डीलेड मदरहुड का मतलब है कि 35 ईयर्स की एज के बाद में पहला बच्चा पैदा होना। इस सब्जेक्ट पर हुई एक मेजर स्टडी का कंक्लूजन ये था कि अर्बन, एजुकेटेड और रिलेटिवली एफ्लुएंट विमेन में डीलेड मदरहुड ज्यादातर करियर और एजुकेशन से रिलेटेड होता है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से नहीं हो रहा है। विमेन कॉन्शियसली अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं, करियर को एस्टैब्लिश कर रही हैं, और उसके बाद भी मदरहुड के बारे में वो डिसाइड कर रही हैं। तो जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग कल्चर, उसमें डेफिनेटली कुछ सच्चाई हमें नजर आती है। जैसे जैसे इंडिया दुनिया के साथ इंटीग्रेट हुआ, जैसे जैसे सिटीज की ग्रोथ हुई, अर्बनाइजेशन हुआ, एजुकेशन एक्सपैंड हुई और स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन बढ़ी, मैरिज और बच्चों के डिसीजन भी धीरे धीरे एक सोशल कंपल्शन से बदलकर वो पर्सनल चॉइस में कन्वर्ट हो गए। तो अब आते हैं दूसरे एक्सप्लेनेशन कि कैसे हमारी सोच में बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक टाइम था जब एक इंडियन वुमेन के लिए मैरिज और चिल्ड्रन को ऑलमोस्ट लाइफ का इनएविटेबल पाथ माना जाता था। ये हमेशा माना जाता था कि औरत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है शादी और दूसरा बच्चे पैदा करना। लेकिन आज स्पेशली अर्बन इंडिया में एजुकेटेड वुमेन के पास में जॉब्स हैं, अपनी इनकम है और अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है। और ये चेंज सिर्फ परसेप्शन में नहीं है, नंबर्स में भी आपको दिख जाएगा। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि वर्किंग एज विमेन में वर्कफोर्स का हिस्सा बनने वाले विमेन का प्रोपोर्शन 2018-19 के अराउंड था 24.5%। वो बढ़कर 2023-24 में हो गया है 41.7%। और इसी चेंजिंग सोशल लैंडस्केप के साथ अर्बन इंडिया में रिलेशनशिप्स का एक और फॉर्म बहुत ज्यादा विजिबल होने लगा है, जिसे हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स।
अभी भी लिव इन रिलेशनशिप इंडियन सोसाइटी का रिलेटिवली एक स्मॉल पोर्शन है। बहुत जगह इससे सोशल रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स के थ्रू इन रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे लीगल रिकॉग्निशन मिल रही है और दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये कंपैरेटिवली आपको ज्यादा विजिबल होगी। तो एक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि विमेन के पास अब चॉइसेस बड़ी हैं, मैरिज और चिल्ड्रन अब लाइफ की फर्स्ट और ओनली प्रायोरिटी नहीं रह गई औरतों के लिए, और विमेन करियर चूज कर सकती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चूज कर सकती हैं, मैरिज भी डिले कर सकती हैं या मदरहुड को पोस्टपोन कर सकती हैं। लेकिन अब हम आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पर, और शायद ये इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे कम डिस्कस्ड हिस्सा है। इसको समझने के लिए एक बार फिर हम चलते हैं कोरिया की कहानी पर, क्योंकि कोरिया की एक्चुअल स्टोरी उतनी सिंपल है नहीं जितनी हमें सरफेस लेवल पर नजर आती है। कोरिया में औरतें हाईली एजुकेटेड है। आज करीब 10 में से 7-8 कोरियन विमेन के पास हायर एजुकेशन की डिग्री है, और कई मेजर्स पर विमेन की एजुकेशन अटेनमेंट आदमियों से भी ज्यादा है उस सोसाइटी में। कोरियन विमेन वर्कफोर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो फिर सवाल यह है कि कोरियन विमेन मैरिज और चिल्ड्रन से इतना दूर क्यों भाग रही है, उन्होंने इतना डिस्टेंस क्यों क्रिएट कर लिया है? इसका एक इंपॉर्टेंट आंसर कोरिया के अपने डेटा से आपको मिल जाएगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी एजुकेटेड कोरियन मदर्स जिनके यंग बच्चे थे, वो डेली अराउंड 230 मिनट सिर्फ चाइल्ड केयर में स्पेंड करती थी, और उनके हस्बैंड चाइल्ड केयर में कितना टाइम स्पेंड करते थे, वो था मात्र 36 मिनट्स। एक बार डिफरेंस देखिए, विमेन ने जॉब्स करना शुरू किया, लेकिन घर का काम और बच्चे की देखभाल लार्जली उनके पास ही रही, यानी कि नया काम पुराने काम को रिप्लेस नहीं करा, नया काम पुराने काम के साथ में ऐड हो गया, यानी कि बच्चे भी पालो और नौकरी भी करो। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट यही पैटर्न अपने घरों में भी आपको दिखाई देगा। इंडिया की अपनी टाइम यूज सर्वे 2024 को देख लीजिए, जो कि गवर्नमेंट करवाती है, जो ये समझने की कोशिश करता है कि मेन और वुमेन अपने दिन के 24 घंटे को किस तरह से स्पेंड करता है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन डेली एवरेज अराउंड 289 से 305 अनपेड डोमेस्टिक वर्क मिनट्स जो है वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क और चाइल्ड केयर में स्पेंड करती है, यानी कि लगभग दिन के 5 घंटे। और इंडियन आदमी इस काम में मात्र 88 मिनट्स को स्पेंड करते हैं, यानी कि रफली 1.5 घंटे से भी कम। तो जेंडर गैप सिर्फ कोरिया में नहीं है, ऑलमोस्ट वही पैटर्न, वही इंबैलेंस हमारे अपने हाउस होल्ड्स में भी आपको दिखाई देता है। और इसी सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी, जो शायद इसी पूरी डिस्कशन का सेंट्रल पॉइंट भी है, कि 2019 से 2024 के बीच, यानी कि 5 सालों में इंडियन औरतों के अनपेड डोमेस्टिक वर्कलोड में कितना रिडक्शन हुआ। और ये रिडक्शन, जबकि हम देख रहे हैं कि उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कलोड में रिडक्शन मात्र हुआ है 10 मिनट का। ये नीचे आया है 315 मिनट पहले से लगाकर, अब आ गया है ये 305 मिनट पर। सिर्फ 10 मिनट का चेंज 5 साल में आप देख रहे हैं। लेकिन इसी पीरियड में विमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, जैसे कि हमने पहले देखा, वो काफी रैपिडली इंक्रीज हुई है। अब इन दोनों नंबर्स को साथ रखिए। एक इंडियन विमेन के पास में अब जॉब भी है, लेकिन घर का ट्रेडिशनल वर्कलोड लार्जली आज उसी के ऊपर है, यानी कि 24 घंटे तो वही है, लेकिन रिस्पांसिबिलिटीज डबल हो गई उनके ऊपर। जहां पहले प्राइमरीली एक रिस्पांसिबिलिटी थी, अब उसके सर पर रिस्पांसिबिलिटी ऐड हो गई है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन करियर से रिलेटेड है। वही टाइम यूज सर्वे बताता है कि इंडियन आदमी एवरेज अराउंड 8 आवर्स डेली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वर्क को देते हैं, इंडियन वुमेन अराउंड 5.7 आवर्स इन्वेस्ट करती है। सरफेस पर देखने पर कोई कह सकता है कि वुमेन मैन के कंपैरिजन में कम घंटे काम करती है, वो चूज कर रही है कम घंटे काम करना, लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अराउंड 5 आवर्स का अनपेड हाउस होल्ड और केयर वर्क है। तो एम्प्लॉयमेंट में जो 2-3 घंटे का डिफरेंस आपको दिख रहा है, उसको एक्चुअली हाउस होल्ड वर्कलोड से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। और अब हम करते हैं इन तीनों एक्सप्लेनेशन को एक साथ रखते हैं, तभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर होने लगेगी। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है ग्लोबलाइजेशन और चेंजिंग कल्चर ने मैरिज और चाइल्ड बर्थ को डिले कर दिया, ये बात सच है। दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है विमेन ने अपनी चॉइस से एजुकेशन और करियर को ग्रेटर प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया, ये बात भी कुछ हद तक सच है। और इंडिविजुअल चॉइस को रेस्पेक्ट करना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी होता है, ये बात भी हम जानते हैं। लेकिन तीसरा एक्सप्लेनेशन, जिसे हम डिस्कशन में अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ये कहता है कि जितनी रैपिडली विमेन की लाइफ चेंज हुई है, उतनी रैपिडली ना तो हाउस होल्ड स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और ना ही वर्क प्लेस का ढांचा बदला है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां इंडिया और कोरिया दोनों सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। चेंज हुआ है, लेकिन चेंज सिमेट्रिकली नहीं हुआ है। विमेन को एजुकेट किया गया, विमेन वर्कफोर्स में आई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ी, उनकी पर्सनल फ्रीडम बढ़ी, लेकिन घर के काम का डिस्ट्रीब्यूशन उतनी स्पीड से चेंज नहीं हुआ, और वर्क प्लेस के आवर्स और स्ट्रक्चर्स भी उतने फ्लेक्सिबल नहीं हुए। यानी कि स्टोरी को सिर्फ विमेन आर चूजिंग करियर्स कह देना इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि सोसाइटी ने रिफॉर्म तो किया, लेकिन रिफॉर्म सिर्फ आधा हुआ है। अब इसी आर्गुमेंट को समझने के लिए एक और नंबर आप देखिए, और यह नंबर इंडिया के फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 2025 में इंडियन स्कूल्स में एनरोलमेंट पिछले 7 सालों के लोवेस्ट लेवल पर आ गया, जो कि है अराउंड 25 करोड़ स्टूडेंट्स।
सिर्फ एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख स्टूडेंट्स कम हो गए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद इस डिक्लाइन को फॉलिंग बर्थ रेट के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट है अनीशा शर्मा, उन्होंने इस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि कम बच्चे का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल फैमिली साइज का चेंज होना नहीं है। लॉन्ग टर्म इसका मतलब होता है कि हमारे पास कम लोग होंगे काम करने वाले, यानी कि फ्यूअर वर्कफोर्स इंडिविजुअल्स, स्मॉलर टैक्स बेस एंड लोअर एग्रीगेट सेविंग्स। और जब पॉपुलेशन में एल्डरली पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है तो सरकार के ऊपर और समाज के ऊपर पेंशन और हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। यानी कि फर्टिलिटी डिक्लाइन सिर्फ कल्चरल डिबेट नहीं है, ये ग्रेजुअली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक क्वेश्चन भी बनता जा रहा है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है ताकि डिस्कशन आपको वन साइडेड ना लगे। ये आर्गुमेंट किसी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल या इंडिविजुअल चॉइस को रॉन्ग प्रूव करने के लिए नहीं है, न करियर चूज करने वाले विमेन को ब्लेम करने के लिए है और न ही उन लोगों को डिसमिस करने के लिए है जो जेन्युइनली वरीड है कि इंडिया के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। क्योंकि दोनों ही साइड्स के आर्गुमेंट्स में कुछ सब्सटेंस है, कुछ गहराई है। एक साइड कहती है कि ये चेंज इंडिया के लिए पॉजिटिव है, विमेन को फ्रीडम मिलनी चाहिए और मिल भी रही है, और फ्यूअर चिल्ड्रन का मतलब है फैमिलीज हर बच्चे पर ज्यादा रिसोर्सेज स्पेंड कर सकती हैं, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर और पोटेंशियली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएगी। दूसरी साइड कहती है अगर हाफ पॉपुलेशन से एक्सपेक्टेशन ये हो कि वो वर्कफोर्स का पार्ट भी बने और घर और चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लार्जली अकेली मैनेज करे तो नेचुरली मैरिज और चिल्ड्रन का डिसीजन लेस अट्रैक्टिव लगेगा आपको। इस सिचुएशन को सिर्फ फ्रीडम की विक्ट्री कहना इनकम्प्लीट है, ये एक्चुअली एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी हो सकता है और शायद दोनों आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी जगह वैलिड भी हैं। अब दोनों इश्यू को डिफरेंट डायमेंशंस को कैप्चर करते हैं। अब देखिए, इसे हम ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी में हम इस बात को समझ सकते हैं और इस डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सेकंड शिफ्ट। ये टर्म सोशियोलॉजिस्ट अर्ली हॉचचाइल्ड ने पॉपुलराइज की थी। उन्होंने अमेरिकन वर्किंग फैमिलीज को स्टडी करते हुए ऑब्जर्व किया कि विमेन पेड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करने के बाद घर लौटती हैं और फिर डोमेस्टिक वर्क और चाइल्ड केयर की एक सेकंड शिफ्ट भी उनकी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ऑफिस की शिफ्ट खत्म हुई लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, घर आकर एक और शिफ्ट उसने शुरुआत कर दी, इसे ही सेकंड शिफ्ट कहा गया। और इंडिया की टाइम यूज सर्वे में जो जेंडर डिफरेंस हम देख रहे थे उसको सेकंड शिफ्ट के कॉन्सेप्ट से बहुत इफेक्टिवली समझा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी का मतलब ब्रॉडली वो अनपेड डोमेस्टिक और केयर वर्क है जो हाउस होल्ड और अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी को फंक्शन करने में हेल्प करता है। लेकिन कन्वेंशनल जीडीपी कैलकुलेशंस में डायरेक्टली हम लोग इस केयर इकोनॉमी को काउंट नहीं करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग, कुकिंग, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर। ये सब इकोनॉमी के फंक्शनिंग के लिए एक्चुअली जरूरी हैं, लेकिन क्योंकि इनके लिए जनरली पेमेंट नहीं होता है तो ये फॉर्मल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में आपको इनविजिबल नजर आता है। इकोनॉमिक सर्वे भी रिकॉग्नाइज करता है कि अनपेड केयर वर्क का डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन विमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को एक्चुअली लिमिट कर देता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव को देखेंगे तो आर्टिकल 39 भी रेलेवेंट है यहाँ पर। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। इनका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कि आदमी और औरत को एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड का इक्वल राइट मिले और इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे इंश्योर किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हाउस होल्ड के अंदर जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ अनपेड वर्क होता है वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क के एक्चुअली बाहर रहता है। और इसी डिस्कशन से वे फॉरवर्ड में निकलता है कि पैटर्निटी लीव को नॉर्मलाइज किया जाए, अफोर्डेबल क्रैश और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया जाए, वर्कफोर्स टाइमिंग्स को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और केयर वर्क को सिर्फ विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के बजाय शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहिए ताकि चेंजिंग इकोनॉमी का बर्डन डिस्प्रोपोर्शनेटली एक ही इंसान के ऊपर ना आए। अब पूरी डिस्कशन को एक जगह रखकर कंक्लूड करते हैं कि इंडिया अभी कोरिया की सिचुएशन में नहीं है। इंडिया का TFR अराउंड 1.9 जबकि कोरिया का हमसे काफी नीचे 0.8 पर है। हमारे पास अभी भी टाइम है, लेकिन कोरिया में जो ब्रॉडर पैटर्न हमें दिखाई दिया कि एजुकेशन बढ़ी, फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन हाउस होल्ड बर्डन उतनी रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उस पैटर्न के कुछ एलिमेंट्स हमें इंडिया के अपने गवर्नमेंट के डेटा में भी दिखाई देते हैं। और अब वापस आते हैं के ड्रामा पर जहां से हमने डिस्कशन शुरू किया था। देखिए, के ड्रामा हमारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक सेंस में वो एक मिरर है हमारी सोसाइटी का। उस मिरर में हम एक मॉडर्न लाइफस्टाइल देखते हैं, एक करियर है वहां पर, इंडिविजुअल चॉइस है, हम पर्सनल फ्रीडम वहां देखते हैं, मॉडर्न रिलेशनशिप्स उसके अंदर है। लेकिन उसी मिरर के पीछे कोरिया की डेमोग्राफिक रियलिटी भी है, एक ऐसी सोसाइटी जो एक्सट्रीमली लो फर्टिलिटी के कंसिक्वेंसेस को फेस कर रही है। और इसलिए शायद रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि विमेन क्या चूज कर रही है, रियल क्वेश्चन ये है कि जब विमेन की चॉइसेस चेंज हुई तो क्या हमने अपने हाउस होल्ड और वर्क प्लेसेस को भी उन चॉइसेस के साथ में चेंज होने दिया, या हमने विमेन से सिंपली ये एक्सपेक्ट किया कि वो नए रोल्स भी परफॉर्म करे जबकि पुराने रोल्स लार्जली वैसे ही बने रहे, उनमें कोई चेंज ना आए।
क्योंकि जब तक हम इन दूसरे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते हैं कि बाकी चेंजेस भी आने चाहिए, तब तक सिर्फ पहला क्वेश्चन पूछते रहना कि विमेन मैरिज को डिले क्यों कर रही है और बच्चे क्यों डिले हो रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं और वो सिर्फ करियर को चूज कर रही हैं, हमें एक्चुअली पूरी पिक्चर तब तक क्लियर नहीं हो पाएगी। और शायद इंडिया के लिए कोरिया से सबसे बड़े इंपॉर्टेंट लेसन भी यही है कि प्रॉब्लम चेंज में नहीं है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब सोसाइटी का एक हिस्सा चेंज हो जाता है लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशंस उस चेंज के साथ में अडेप्ट नहीं करते हैं। और इसी गैप को समझना शायद इंडिया की चेंजिंग फैमिली, जेंडर रिलेशंस और डेमोग्राफिक फ्यूचर को समझने की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। ये डिस्कशन किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी के पर्सनल डिसीजंस पर जजमेंट देने के लिए नहीं बना हुआ है। इसका पर्पस है इंडिया के अपने अवेलेबल डेटा के थ्रू एक इंपॉर्टेंट सोशल इशू को समझना और उसके दोनों साइड्स को सीरियसली देखना। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन एट स्टडी IQ IAS। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन दोनों QR कोड्स को स्कैन कर एंथ्रोलॉजिकली ऑन टेलीग्राम एंड एंथ्रोलॉजिकल ऑन इंस्टाग्राम। साथ ही साथ आप स्टडी IQ IAS का P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माय कोड MSC Live टू गेट द बेस्ट ऑफ द डिस्काउंट्स। और आप मेरा एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स भी शुरू कर सकते हैं जो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। दिस सीरीज दैट वी आर मेकिंग ऑन द स्टडी IQ चैनल इज एक्चुअली स्टडी IQ एक्सप्लेन्स। और आपको एक्सप्लेन्स वाला पैटर्न कैसा लगता है? मैं हूं मंगल सिंह। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।